हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान का पार्ट 2। मैं इसकी एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसे पढ़ लीजिए और सुन लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अब समझने में ईजी हो जाए, क्योंकि जो चैप्टर का बेसिक था वो मैं उसी में बता चुकी हूँ। और मैंने इससे पहले चैप्टर 1 और 2 की वीडियोस भी बनाई हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, सिलेबस भी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिए ताकि हमें समझ में आए कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। गैरिसन शहर का मतलब होता है किलेबंदी, वैसी किलेबंदी बसाव जहाँ सैनिक रहते, मतलब सैनिकों के रहने के लिए एक छोटा सा शहर बनाया गया, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। तो जो शुरू का जो 13वीं शताब्दी का जो शुरू का समय था दिल्ली का, वहाँ पे दिल्ली मतलब बहुत सारे गैरिसन शहर बसे हुए थे, जिसे आज के समय में छावनी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शहर बसे हुए थे जहाँ पे सेना वगैरह रहती थी। तो अब जो नए राजा आए हैं, जैसे कि हमने बाकियों के बारे में पढ़ा, तुर्क साम्राज्य है या तुर्की साम्राज्य से बोल सकते हैं, या अफ़गान साम्राज्य, या दूसरे साम्राज्य तुगलक साम्राज्य है। तो इन्होंने कैसे इस पर अपना दिल्ली को कैसे बसाया और इस पर अपना कंट्रोल किया, और आज जो इतनी फेमस है, ये क्यों इतनी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो राजा थे उन्होंने शुरुआत कैसे की, क्योंकि ये जो गैरिसन शहर होते थे बहुत फेमस होते थे ये शहर, और प्लस फेमस होने के साथ साथ ही ये बहुत बोल सकते हैं मजबूत होते थे। तो इसके अंदर जाके तो वो लोग लूटपाट नहीं कर सकते थे, वह अपना डर लोगों में नहीं बना सकते थे, स्पेशली सेना में। तो उसके बाहर उस जो शहर की ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, भीतरी शहर जिन्हें बोला जाता है, भीतरी प्रदेश, उनकी ज़रूरतों के लिए जो व्यापार होता था उसे रास्ते में ही लूट लिया जाता। लूटपाट जैसी चीज़ें शुरुआत करके ही फिर उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया है। प्लस कि दिल्ली पर ना आरंभिक वर्षों में अफ़गानिस्तान जो है हमारा, उसका हमला बहुत देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि जो अफ़गानिस्तान में जो जगह गजनी है, वहाँ का राजा महमूद गजनी या महमूद गजनबी, जिस नाम से उसे बोलना चाहे, वो बार बार भारत पर आक्रमण करता था। क्यों? क्योंकि वह उस पर आक्रमण करके वहाँ से जितना धन यहाँ से ले जा सकता था वो ले जाता था। और उसका जो टारगेट होता था वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, क्योंकि बहुत अमीर, बहुत फेमस मंदिर, बहुत अमीर वो होता था। तो इसी के कारण वह बार बार इस पर हमला करता रहता था। तो वह दिल्ली के रास्ते से ही होते हुए आता था। तो बार बार हम देख सकते हैं कि दिल्ली पर अफ़गानियों का हमला रहा है। दिल्ली सल्तनत के विस्तार में जो सबसे ज़्यादा हाथ रहा है वो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का हुआ है। मतलब इनके समय में जो दिल्ली शहर बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। और भी राजा थे, लेकिन उन्होंने भी इसका विस्तार किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ जितने ये तीनों रहे हैं। तो इन्होंने जो काम किया, पहला ये था कि इन्होंने जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र, जो दोआब था जिस पर आज हम रहते हैं, क्योंकि यमुना नदी दिल्ली को 2 हिस्सों में बांटती है, तो उसकी जो वहाँ पे क्योंकि जंगल रहते हैं, कोई नहीं है तो जंगल उग जाए जाते हैं, घास उग जाते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई करके उसे कृषि के लायक बनाया और किसानों को दी गई। और किसानों से कहा गया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको बदले में हमें टैक्स पे करना है। ऐसे उन्होंने बोला व्यापारियों से कि हम आपके लिए नए व्यापारिक मार्ग बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, हम आपको सुरक्षा भी देंगे, लेकिन आपको बदले में टैक्स पे करना है। तो ऐसे ही टैक्स व्यवस्था में देखने को मिलती है दिल्ली में। फिर है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो खिलजी और तुगलक वंश है, इनके अंदर जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। इन्होंने एक नया तरीका अपनाया प्रशासन का, वो ये था कि जैसे क्या होता है कि जो सभी राजा होते हैं, जो सामंतवादी अमीर लोग, फेमस लोग जो उस जगह के होते हैं या उनके चहेते होते हैं, वह उनको ही रखते थे अपने प्रशासन में। कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ बनता था। तो इन्होंने क्या करा कि जो छोटे छोटे लोग होते थे ना, जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, जो गरीब होते थे, ये उनको रखते थे अपने प्रशासन में। से कोई कि नाई को रख लिया, धोबी को रख लिया, सामान ढोने वाले को रख लिया। इल्तुतमिश ने ऐसे लोगों को अपने प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद पर रखा है। किसी को मंत्री बना दिया, किसी को सेनापति बना दिया। तो जो लोग पहले से थे या जिनके परिवार वहाँ पर बनना चाहते थे, वो बहुत चिढ़ते थे इनके इस निर्णय से।
वो क्या था, वो इसके कारण ये होता था कि वह इनको तो विशेष, ये इनके विशेष गुलाम के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें वो सूबेदार नियुक्त करता था। वो क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब होते थे, आश्रित होते थे राजा के ऊपर, तो राजा के प्रति ये अपना 100% विश्वास दिखाएंगे और राजा भी फिर इन पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं ना। अब ये जो अमीर लोग हैं वो भाई अपना फ़ायदा भी देखेंगे, ये लोग तो अपना फ़ायदा नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें राजा ने उस पद पर बिठाया है और ये राजा के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। इसीलिए ये एक तरीका था कि अपने विश्वास के लोगों को वो चुन सके। हालांकि वो अलग बात है कि लोग जो नए सरदार और पुराने सरदार होते हैं उनके बीच में टकराहट होती थी, क्योंकि पुराने सरदार उनको पसंद नहीं करते थे कि ये छोटे छोटे लोग हैं, हमारे बराबरी कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन वो इनको सूबेदार बनाते थे, इनको एक सैनिक सेवा के लिए रखते थे, एक विशेष प्रकार के इनको एक प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि ये राजा के खिलाफ कभी जा ही ना पाए और राजा के प्रति ही ये हमेशा झुके रहें। ये व्यवस्था खिलजी के साथ तुगलक ने भी, मतलब इल्तुतमिश के बाद तुगलक और खिलजी ने भी अपनाई। वो इस व्यवस्था को बंदगा सिस्टम कहा जाता था। बंदगा, ठीक है, या तो इसका एक मीनिंग हो सकता है कि बंद यानी अपने पास उसे सीमित रख देना, और दूसरा हो सकता है कि ये अपने सेवकों के लिए एक उर्दू शब्द भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने और नए सरदारों के बीच में टकराहट होती थी और ये लोग आपस में हमेशा झगड़ा ही करते रहते थे। लेकिन इसके अलावा जो सरदारों के अलावा जो लोग थे वो थे लेखक, जो तारीफ़ के जो लेखक होते थे ना, ये लोग बहुत राजा की आलोचना करते थे कि वह इनको कैसे इस पद पर बिठा सकते हैं और हमें कैसे नीचा दिखा सकते हैं। जो लोग पहले कभी राजा की तारीफ़ करते थे वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे ही हमें जो देखने को मिलता है वो है कि सेना नायक जो बनते थे, यानी जो सूबेदार बनते थे, वह विभिन्न प्रकार के आकारों के अलग अलग इलाकों में भेज दिया जाता था। मतलब कि किसी को बड़ा, किसी को छोटा, फिर इनको समय समय बदल दिया जाता था ताकि ये अपने आप को वहाँ पर स्थापित ना कर ले और भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज़ ना पे वहाँ पर फैला पाए। इन इलाकों को इक्ता कहा जाता था और जो इसका अधिकारी यानी जो ये सूबेदार या सेना नायक होते थे, ये लोग इक्तादार या मुक्ति कहलाए जाते थे। और इनके जो काम क्या होते थे वो ये थे, सेना का नेतृत्व करना है, चाहे वो युद्ध हो या वैसे भी या सुरक्षा हो या फिर कानून व्यवस्था बना के रखनी है, और जो सामाजिक व्यवस्था है उन्हें बना के रखनी है। इसके अलावा इनको वेतन कैसे मिलता था? वेतन था कि ये जो इक्ता है यानी जो क्षेत्र उन्हें मिला है उनसे ये लोग टैक्स वसूलेंगे और टैक्स से ही अपना वेतन लेंगे और अपने सिपाहियों का वेतन लेंगे। लेकिन राजा बहुत शातिर था, बहुत समझदार था, उसने एक और अधिकारी नियुक्त किया, वो था लेखा अधिकारी। वो क्यों? क्योंकि ये लोग राजस्व अपने मन चाहे मर्जी का ना ले, ज़्यादा ना ले, लोगों को तंग ना करें, तो ये हिसाब रखा करता था किस व्यक्ति ने कितना राजस्व लिया और किसको कितना वेतन प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में एक और स्टेप आगे बढ़ाया कंट्रोल करने के लिए अपने राज्य को, कि भू राजस्व और वसूली ये सब उसने अपने अंडर ले लिया कि इसका निर्धारण मैं करूँगा और इसकी वसूली भी मैं करूँगा, फिर मैं लोगों में इसे बांटूँगा। तो भू राजस्व टैक्स हो गया। अब तो फाइनली तो टैक्स, 3 तरह के टैक्स हुए। एक तो हुआ कृषि यानी उपज, जो उगेगा उस पर लगभग 50% का टैक्स किसानों को देना पड़ता था राजा को। फिर मवेशी जो लोग रखते थे जानवर, उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, और घरों पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था कि घर है जो रहते हैं उनकी सुरक्षा सैनिकों द्वारा की जाती है, तो आपको उसका टैक्स देना है, जैसे आज के समय में भी दिया जाता है। तो लेकिन अभी भी जो हमारा उप महाद्वीप है वो दिल्ली क्षेत्र के नियंत्रण से बाहर था। मतलब इन लोगों का जो नियंत्रण था सिर्फ दिल्ली तक था, ये बाहर ज़्यादा दूर तक नियंत्रण कर नहीं पाए अपना। लेकिन समय के साथ दूसरे राजाओं ने भी बाहर तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन कारण क्या था कि अपना नियंत्रण नहीं कर पाए? तो ये था कि जो स्थानीय सरदार होते थे ना, जैसे तोमर चौहान, हम जिनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, ये जो लोग होते थे ये बहुत अपना, इनका शासन बहुत मजबूत होता था और इनका प्रशासन मजबूत होता था, तो इनको हराना इन राजाओं के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो नए तरह के वो उपाय ढूंढते थे ताकि इनको हराया जाए और अपने में मिलाया जाए। इसके अलावा एक और जो मुसीबत से लोग हम बार बार सामना कर रहे थे वो था चंगेज़ खान है, जो मंगोल, जिसे आज हमारा मंगोल चाइना के ऊपर है। तो उस राज्य का जो नेता चंगेज़ खान था वो बार बार दिल्ली पर हमले कर रहा था। वह उज्बेकिस्तान के रास्ते से होते हुए दिल्ली की तरफ आता था और बार बार इस पर हमले करता था। इसके कारण भी दिल्ली
अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता था, क्योंकि उन्हें बार बार इनके साथ युद्ध में लड़ना पड़ता था। हालांकि चंगेज़ खान हारा है कई बार, लेकिन फिर भी उसने अपनी छोड़ी नहीं है, उसने अपने आप को, ठीक है। तो फाइनली उसने अपनी, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी दिल्ली पे कब्जा करने की। अब तो फाइनली हम देखेंगे कि कौन सी सदी में आके और वो कौन से नेता थे, या सॉरी राजा थे, जिन्होंने दिल्ली के बाहर भी अपना क्षेत्र पर आक्रमण बसाया या जमाया और उस पर कब्जा किया। वो थे तुगलक के बाद आए सैयद और लोधी। ये आगरा तक पहुँचे 1526 तक, ये इन्होंने अपना शासन किया और ये करीब आगरा तक पहुँचे। और उसके बाद भी उस समय तक ये तो हमने एक दिशा की तरफ बात की ना, लेकिन उसके अलावा भी और भी नए क्षेत्रों में नए नए राजा बन के आ रहे थे, और मतलब बन चुके थे, नए राजवंश बन चुके थे, उस क्षेत्रों पर नियंत्रण बना चुके थे। तो ऐसे ही हमें एक मिलता है शेरशाह सूरी, या आपसे शेरशाह सूर बोल सकते हैं। 1540 से 1555, करीब 15 साल का इसका शासन रहा है, लेकिन इसने बिहार में अपना शासन स्थापित किया और वहाँ से होते हुए दिल्ली पर आया, उसने दिल्ली पे कब्जा किया। उसके बाद फाइनली मुग़ल साम्राज्य आते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।